नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि घर में घिरे राजा और महाराजा। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में ये दो शब्द राजा और महाराजा बड़े चर्चित होते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में इन दोनों शब्दों का जिक्र जरूर होता है। पहले एक ही दल में होता था, अब दो अलग अलग दलों में होता है। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से दो सीटें यानी राजगढ़ लोकसभा सीट और गुना लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर पूरे देश की नजर है क्योंकि राघौगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गुना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर है। आपको बता दें कि एक पार्टी में रहने के दौरान भी दोनों नेताओं की आपस में कभी ज्यादा बनी नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने अलग अलग पार्टियों में होने के बाद भी ये दोनों नेता एक दूसरे के क्षेत्र में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी दोनों ही नेता अपनी हद, अपनी सीमा, या यूं कहें कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र की सीमा रेखा में बंधे हुए हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इस बार सिर्फ दो राजघरानों के सदस्य ही मैदान में हैं। इसमें राजगढ़ सीट से राघौगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह और गुना सीट से ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और दोनों चुनाव हार गए थे। इस बार सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि चुनावी क्षेत्र एक दूसरे से दोनों का सटा हुआ है, लगा हुआ है। इसके बावजूद ना तो दिग्विजय सिंह प्रचार के लिए गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ में पार्टी के पक्ष में सभा करने आए हैं। दोनों ने अभी तक अपनी अपनी सीमा रेखा को लांघा नहीं है। चुनावी शंखनाद होने से पहले दोनों नेता ने एक दूसरे के संसदीय क्षेत्र में जाकर सभाएं की हैं, बैठकें की हैं, लेकिन जब से टिकट का बंटवारा हुआ और टिकट का ऐलान हुआ है तब से दिग्विजय सिंह गुना नहीं गए और सिंधिया राजगढ़ नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में यूं तो राजा महाराजा के बीच की अदावत के किस्से बहुत पुराने हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में न तो राजा मुखर दिख रहे हैं और न ही महाराजा ने आक्रामकता दिखाई है। शुरुआत में जरूर दोनों नेताओं ने बयानों के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना साधा। अभी तक दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार से भी परहेज किया है क्योंकि गुना जिले की 4 विधानसभा सीटों में से दो सीटें गुना और राजगढ़ लोकसभा में आती हैं। सिंधिया और दिग्विजय सिंह अपने अपने क्षेत्र तक सीमित बने हुए हैं। ना तो सिंधिया चाचौड़ा और राघौगढ़ में गए हैं और ना ही दिग्विजय सिंह बमोरी और गुना में प्रचार के लिए गए हैं। जहां राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर की नामांकन रैली थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे, लेकिन उस रैली में भी सिंधिया की दूरी रही है। दूसरी तरफ गुना से कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह नामांकन दाखिल करने की जब रैली हुई तो उस रैली में मध्य प्रदेश के सभी नेता कांग्रेस के दिखे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उससे दूरी बना के रखी। अब राजा महाराजा एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र में नहीं पहुंचना चाह रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, या कोई व्यवस्था है, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन से कारण हैं कि राजा और महाराजा अपने अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं या फिर ये कहें कि अपनी अपनी हद में बंध के रह गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, आपका परिचय कराते हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी। रवि परमार जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। राजा महाराजा अपने अपने घरों में कैद हैं और अपनी हद में बंध के रह गए हैं। इसके पीछे क्या सियासी समीकरण, यदि राजनीतिक चश्मे से देखें तो वो कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी नहीं कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हों और ना ही एक दूसरे के चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं? सूरज जी, ये राजनीति में ये ऐसा दौराहा है, ऐसा चौराहा है जिसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के सबको उस जगह आना पड़ता है जिसमें वो जनता को भगवान मानते हैं जी। ये चुनाव के समय ही होता है, इसके बाद फिर जनता ही रह जाती है, बाकी जो भगवान है वो भगवान नेताजी हो जाते हैं। इन दोनों की प्रतिद्वंदिता बहुत ज़बरदस्त रही है, शुरू से रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वर्गीय पिताजी माधवराव सिंधिया जी के समय से ही, जब वो कांग्रेस में थे और जो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में थे, दोनों के बीच में ज़बरदस्त प्रतिद्वंदिता चलती थी। लेकिन अपने अपने बच्चों के मामले में, अपने अपने पारिवारिक मामलों में कुछ राजनीतिक मजबूरियों के चलते राजा महाराजा एक दूसरे पे आक्रमण करने से बचते रहे हैं जी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2008 में, 2013 में और 2019 में महाराजा शब्द से इतनी घोर नफरत की थी, इतनी नफरत की थी कि वो महाराजा को ही केंद्र में रख के पूरा चुनाव लड़ा था। अब वो चुनाव, उनका कहना है कि राजा महाराजा युग चला गया। अब वो महाराजा चूंकि उनके साथ चले गए हैं। और आपको सूरज जी बड़ा आश्चर्य होगा कि आज भी
आप बहुत पहले आपने एक खबर पूरे देश में हंगामा करने वाली खबर दिखाई थी, जिसमें माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी, सॉरी अपने शिवराज सिंह चौहान जी एक प्लेट में खाना खाते हुए जबलपुर हाँ, के किसी हाँ, कार्यक्रम में मिले थे। हाँ, और लोग उनके समर्थक आपस में लड़ते मरते रहते थे। और जब ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद शिवराज जी सबसे पहले बधाई उनको देने जाते हैं। हाँ। अभी जब ये फिर से सरकार बनती है, तो सबसे पहले अपने पुत्र को लेके शिवराज जी के पास कमलनाथ जी ही जाते हैं। हाँ। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को लेकर आशीर्वाद दिलवाने गए थे। तो ये राजनीतिक लड़ाई, पद की लड़ाई अलग बात होती है, व्यक्तिगत रूप से बहुत अलग इन लोगों के रिश्ते होते हैं। और शायद यही वजह है, देखिए दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो बोल के काफी कुछ नुकसान कर देते हैं। शायद उनके सहयोगियों ने उनको ये सलाह दी है कि इस बार आपको बोलना नहीं है और अपने ही क्षेत्र में रहना है। ठीक है। शिवराज जी ने कोशिश की कि बाहर चले गए, लेकिन महाराज और राजा और महाराजा दोनों अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि उन्हें अपने बारे में ये पता है कि मैं अगर अपने क्षेत्र से बाहर निकला तो उसका नुकसान। कल ही मेरी बात हो रही थी, उसी क्षेत्र से चुनाव उनके बेटे को कड़ी चुनौती दी थी कांग्रेस ने, और उस चुनौती के बाद उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि शायद उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो नुकसान उठा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वहां जाने का अपना कार्यक्रम टाला और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में ही रह के अपने आप को मजबूत करें। चलिए बिल्कुल, वापस आता हूँ आपके पास में। रवि परमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बात हो रही है, राजा महाराजा एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, और इससे आपको क्या लगता है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ राघवगढ़ नहीं आ रहे हैं, राजगढ़ नहीं आ रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, कांग्रेस को फायदा, या फिर दिग्विजय सिंह गुना शिवपुरी नहीं जा रहे हैं तो वहां कांग्रेस को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? इन दोनों का एक दूसरे के क्षेत्र में ना आना, अपनी हद से ना निकलना, किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है? देखिए, निश्चित तौर पर जब राजगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म हो जाएगा तो दिग्विजय सिंह जी गुना और शिवपुरी वाली सीटों पर भी प्रचार करेंगे। नहीं, दोनों जगह 7 मई को मतदान होना है। देखिए, लेकिन जयवर्धन सिंह लगातार आज नामांकन रैली में भी शामिल हुए और वो पूरी तरह से गुना सीट पर डटे हुए हैं। जयवर्धन सिंह पूरे तरह से हमारे गुना के प्रत्याशी के साथ में खड़े हुए हैं और आज भी नामांकन रैली में आपने देखा होगा उनने पूरी जनता के साथ में पहुंचकर वहां पर उनका नामांकन फॉर्म दाखिल करवाया। और दिग्विजय सिंह जी नहीं पहुंचे। दिग्विजय सिंह जी अपने लोकसभा क्षेत्र में व्यस्त हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे जो भी, जैसे आप देख लीजिए छिंदवाड़ा सीट देख लीजिए अभी कल छिंदवाड़ा में मैं बताऊं रवि परमार जी, जैसे ही चुनाव हुआ है, मतदान हुआ, उसके बाद ही कमलनाथ जी निकले हैं वहां से। उसके तब जब तक मतदान नहीं, कि जब तक मतदान होगा वो वहीं रहेंगे। अपनी सीट में लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के बीच वोट देने की अपील कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय में जो भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से आप देखिए पूरे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ती जा रही है, और वहीं आप बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था उसका टिकट काट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का टिकट काट कर अगर ये कांग्रेसियों को दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव तो फिर वहां ये हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी के बीच हो ही नहीं रहा, ये तो पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान कांग्रेसियों के बीच हो रहा है। लगता है कि दिग्विजय सिंह का गुना या शिवपुरी क्षेत्र में न जाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? देखिए, फायदेमंद तो नहीं कह सकते और पूरी तरह से कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा निश्चित तौर पर, लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं तो इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं, और संभवतः होगी तो वो 1-2 सभाएं वहां करेंगे। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि जो जितने दिग्गज हैं उनको उनके घर में बांध दिया जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से कोई दिग्गज अपने घर में नहीं बंधेंगे कांग्रेस के। कांग्रेस के दिग्गज अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। चलिए ठीक है, वापस आता हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन के वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में, और सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं जिस विषय पे कि राजा और महाराजा दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में इस तरह बंध के रह गए कि दोनों का जो लोकसभा क्षेत्र एक दूसरे से सटा होने के बावजूद भी, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह को विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा पूरा प्रदेश उन्होंने नापा, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों में गए हैं, चुनाव प्रचार किया, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में ना तो गुना संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकल पा रहे हैं, ना राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह बाहर निकल पा रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र सटे होने के बावजूद भी नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी तरफ कि अपने बयानों पर भी वो एक दूसरे का विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं। सूरज जी, अगर थोड़ा सा अगर आप खबरों को देखें तो
जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो कई प्रत्याशियों के नामांकन भरवाने के लिए गए हैं और राजगढ़ में उन्होंने थोड़े दिन पहले रैली की थी। हाँ। तो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो निकल रहे हैं, हाँ। मगर चूंकि दिग्विजय सिंह जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी बाहर नहीं आ रहे हैं और वो चुनाव हारेंगे इस बार। आप देखेंगे कि राजगढ़ से भी इस बार जो है दिग्विजय सिंह जी कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगे। 2 लाख तो ये जो हालत है, 3.5 लाख वोटों से वो भोपाल से हारे थे। हाँ। और राजगढ़ में अब उनकी स्थिति इतनी खराब है कि जो है वो 2 लाख से ज्यादा मतों से हारेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आपने कहा कि ठीक है वो दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में यदि वो नहीं पहुंच रहे तो दूसरी जगह जा रहे हैं, जो था सिंधिया नामांकन रैली में। रोडमन लांगर नामांकन रैली में नहीं थे। हाँ, रोडमन लांगर की नामांकन रैली में सिंधिया जी नहीं थे। देखिए रोडमल नागर जी के का पर्टिकुलरली नहीं बताऊंगा मैं। हाँ। वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हाँ। और वो कई क्षेत्रों में जहां पार्टी उनका ले आना उचित समझती है या पार्टी के निर्देशों पर वो नामांकन रैलियों में वो सम्मिलित हुए हैं, यहाँ भी संभव हुआ है। अभी एक चर्चा हो रही थी जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, उन्होंने एक बात कही कि कई बार ये भी देखा गया कि दिग्विजय सिंह के कुछ बोलने से कांग्रेस को कई बार नुकसान हुआ है, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा है। तो क्या इस बार गुना संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह का ना जाना को, जब जाएंगे नहीं तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित होने वाला है क्या? देखिए ऑफिशियली दिग्विजय सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया है जो रिकॉर्ड पर है। हाँ। कि वो जहां जाते हैं वहां पर वोट कटे आते हैं। तो ये उनका खुद का स्टेटमेंट है और उनका खुद का अपना स्वयं का आकलन है कि वो जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस के वोट कटे आते हैं। तो अब ऐसे वोट कटवा नेता को अगर कांग्रेस ने वहां से टिकट दिया है राजगढ़ से, तो कांग्रेस ही इसका उचित उत्तर दे सकती है। तो कांग्रेस में उदासी और उदासीनता दोनों व्याप्त है। तो उदासी नेता बाहर निकल रहे हैं। हाँ। और दूसरे क्षेत्रों में ना जाना दिग्विजय सिंह का, दूसरे संसदीय क्षेत्रों में ना जाना, या खासतौर से जो है सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में ना जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदेमंद है। फिर बिल्कुल फायदेमंद की बात देखिए, अगर आप फायदेमंद, हम तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी भी निकलें बाहर। हाँ। क्योंकि दिग्विजय सिंह जब जाते हैं कहीं पर तो और वोट जो है कांग्रेस के वोट कम होते हैं। ठीक है। मगर भाजपा दिग्विजय सिंह या कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज या कांग्रेस की कमजोरियों पर नहीं चुनाव लड़ती है। भाजपा अपनी स्ट्रेंथ पे, हमने अपने आप को खुद चैलेंज दिया हुआ है। आप देखिएगा पिछली बार हमने नारा दिया था 300 पार और हम 303 पर पहुंचे। इस बार हमारा जो एनडीए के लिए जो नारा है वो 400 पार का है। तो एनडीए को हमको 400 पार ले जाना है, तो हमने अपने आप को चैलेंज किया हुआ है। हमारा टारगेट जो है सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, हमने तो एक टारगेट लिया हुआ है, एक बड़ा सा टारगेट लिया हुआ है कि हम 400 सीटों का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करेंगे। हमने बूथ स्तर पे भी जो है लक्ष्य लिया कि हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे। तो अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। हम कहीं कांग्रेस की जो कमजोरियों से लाभान्वित होने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए भाजपा जो है, इसीलिए जो है कैडर बेस्ड पार्टी और संगठन को हमेशा प्राथमिकता देने वाली पार्टी इसीलिए मानी जाती है कि भाजपा जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पर अपने आप को खुद को चैलेंज करते हुए हम चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, रीना सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी सचिन के वर्मा जी ने कहा कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर चुनाव लड़ते हैं, किसी की कमजोरी का हम फायदा नहीं उठाते हैं, और 400 पार की बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है जिससे वो पूरा करेंगे। अभी चर्चा में रवि परमार जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके सहारे लेकर के हम जनता के बीच में हैं, मैदान में हैं। तो ये इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ये 400 पार की बात आ रही है, क्या ये जो दिग्गज नेता हैं अपने अपने घरों में यदि घिर जाते हैं, यदि अपने संसदीय क्षेत्र में सिमट के रह जाते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जैसे सिंधिया जी अपने क्षेत्र में सिमटे हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह यदि अपने क्षेत्र में सिमटे हुए हैं तो बाकी सीटों पर प्रचार के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में जो टारगेट 29 है बीजेपी का वो तो सफल हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी कमलनाथ जी का जैसे आपने जिक्र किया कि जब तक लोकसभा का वहाँ चुनाव चला, कमलनाथ जी अपने क्षेत्र से नहीं निकले। उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमें इनकी टारगेट 29 को इनको खत्म करना चाह रही है कांग्रेस। तो जब आप अगर किसी टारगेट को फेल करना चाह रहे हैं तो आपको पूरी ताकत, पूरी अपना हिम्मत सारी वहीं लगानी पड़ेगी। अब अगर आज आप इधर उधर घूमेंगे, फिर अगर आप विफल हो जाते हैं तो ये होगा कि हम क्यों गए दूसरे क्षेत्र में। तो पहले अपना संसदीय क्षेत्र आप
सुदृढ़ करें, उसको मजबूत करें, उसको विजयी बनाएं। अभी तो चुनाव तो बहुत चरणों में है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटें भी 7 मई को हो जा रही हैं। तो आप जो है जब उनका राजगढ़ का हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे दिग्विजय सिंह अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे होंगे और कमलनाथ जी अलग संसदीय क्षेत्र। बड़े बड़े ये दिग्गज नेता हैं, ये तो जाएंगे ही, मगर उनकी अपनी भी साख है, उनका अपना भी अस्तित्व है, तो उसको भी जैसा कि बोल ही रहे हैं आप कि बचाना है, क्योंकि पिछली बार हारे हैं, पराजित हुए हैं, तो इस बार हराना है। इससे हारने से अच्छा है कि हम जीत के दिखाएं और इनका टारगेट 29 खत्म करके दिखाएं। अब जहां तक ये कह रहे हैं कि वो 2 लाख से जीतेंगे, ये तो भाई वही कर सकते हैं जिन्होंने मशीनें पहले ही सेट कर रखी हो कि यहाँ हमें 2 लाख ज्यादा मिल रहा है, वहां हमें 4 लाख ज्यादा मिल रहा है, वहां हमें 5 लाख। तो आप हमें बता सकते हो कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम इतने लाख से जीत रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो कोई भी ब्रह्मा भी उतर आए ना धरती पर तो नहीं बता सकता कि हम कितने लाख से जीत रहे हैं। ये तो जनता है, जनता सब जानती है, वो देख रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, स्वास्थ्य, आपके स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे जो भी हो, मतलब सारी तरीके से मध्य प्रदेश पूरी तरीके से फेल है और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। 250 से ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो आप किस बात पे दावा भर रहे हैं, किस बात पे अपना दम्भ दिखा रहे हैं? मगर ये चूंकि एक वो है कि हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि 400 पार, तो अब हम 400 पार जाएंगे। अरे जनता बताएगी साहब, अभी एक पहला चरण हुआ है, दिख गई है हकीकत की क्या हुआ है। जमीन सपने दिखा दी जनता ने, जनता से बड़ा कोई नहीं है। आप कितना भी 400 पार और हमारा संगठन कितना मजबूत, संगठन मजबूत क्या नरोत्तम मिश्रा का नहीं रहा होगा, मगर हारे वो। तो आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता का संगठन मजबूत नहीं था, या तो आप ये मान लीजिए कि उनके साथ आपका संगठन मजबूत नहीं था, या संगठन ने स्वयं से हराया। तो दिग्गज नेता आपके हारे हैं, अभी विधानसभा में ही हारे हैं और अभी लोकसभा में हारेंगे भी। तो संगठन का दम्भ मत भरिए। और 400 पार के नारे की भी पब्लिक जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है ना। आपका जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका जवाब वो खुल के बिल्कुल। मैं जवाब लेने ही जा रहा हूँ, सचिन वर्मा जी के पास आता हूँ। सचिन के वर्मा जी, जैसा कि रीना जी ने कहा अभी कि पहले से सब कुछ सेट है, कि सब कुछ टारगेट फिक्स है कि हम कहां से कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं, सीधा आरोप लगाया रीना जी ने आप पर। देखिए, रीना जी जो हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च महीने में ही जितनी पिटीशंस जो ईवीएम के खिलाफ लगी थी उन सारी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। तो जो रीना जी जो बात कर रही हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब भ्रष्टाचार की बातें रीना जी के मुख से अच्छी नहीं लगती है कि जिनके पार्टी के अध्यक्ष और जो सीएम दिल्ली के साहब एक सुई की नोक के बराबर भी अगर वो जेल के अंदर है। अब आप एक मिनट शांत रहे, आप शांत रहे, मैंने आपकी बात सुनी है। अरे आप मध्य प्रदेश नहीं, ये दिल्ली का ही चुनाव है, ये दिल्ली का ही चुनाव है, ये दिल्ली का ही चुनाव है, दिल्ली में सत्ता का ही चुनाव है। दिल्ली का आपको अभी जवाब हम तो दे दें, अभी आपको आप यहाँ जवाब ले लीजिए। जब चंडीगढ़ में एक मिनट अब आप शांति रहिए। वो भी कोर्ट के मॉडल की बात करते हैं, ये उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट है वो तथ्यों को देखकर इनको बेल ग्रांट नहीं करता है केजरीवाल जी को। उस पे आपत्ति करते हैं। तो ये पिक एंड चूज वाली राजनीति है, जो पिक एंड चूज वाली राजनीति है उसको करना बंद करिए। पिक एंड चूज वाली राजनीति करना बंद करिए। तो आप जो है भ्रष्टाचार में आपके सारे नेता अंदर बंद हैं। आपके मनीष सिसोदिया ने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली है, अपनी बेल पिटीशन विड्रॉ हो गई है। तो आप जो है आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की बातें, अरे भ्रष्टाचार 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया आपने, 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया आपने, 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मनी ट्रेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली। ठीक है रीना जी, सचिन जी, ठीक है रीना सक्सेना जी वापस आता हूँ। सचिन जी आपके पास ही वापस आता हूँ। रवि परमार जी आपके पास आना चाहूंगे। बात हो रही है क्योंकि हम जिस विषय पर उस विषय पर केंद्रित रहेंगे, यहाँ दिग्गजों के घर में घिरे होने की बात हो रही। कमलनाथ भी तब निकल पाए अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा लोकसभा से जब वहां पर मतदान हो गया है। ऐसी स्थिति में
आप कांग्रेस 1 दर्जन सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वो दावा फिर किस आधार पर, जब दिग्गज ही अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जीत हासिल होगी। अभी जो कल 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें भाजपा को अपनी हकीकत नजर आ गई है। और जिस तरह से भाजपा छिंदवाड़ा में बौखलाई हुई थी, तो वहां तो सीधा सीधा हार का डर दिखाई दे रहा था। रवि जी, अभी केवल मतदान हुआ है, परिणाम नहीं आया। देखिए, मैं आपको परिणाम नहीं बता रहा हूं, मैं मेरे भाजपा प्रवक्ता के जैसे परिणाम नहीं बोल रहा हूं कि हम 5 लाख से या 2 लाख से जीतेंगे। मैं सिर्फ एक दावा कर रहा हूं कि हम वो सीट निश्चित तौर पर जीतेंगे। और दूसरी चीज, वहां जिस तरह से भाजपा ने अपनी करतूतों से, जिस तरह से भाजपा के नगर अध्यक्ष का वीडियो कल पूरे देश ने देखा कि वो खुलेआम पैसे बांट रहा था, भाजपा का नगर अध्यक्ष अंकुर शुक्ला खुलेआम, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक कूटनीतिक वीडियो, फर्जी वीडियो, जो कि पुलिस के पास था तक नहीं, बिना वीडियो की जांच करे, बिना वीडियो को पुलिस ने देखे और एफआईआर दर्ज कर ली माननीय मिगलानी जी के खिलाफ, और कमलनाथ जी के घर तक पुलिस पहुंच गई। तो ये तो प्रत्याशी को डराने दबाने का कार्य करते हैं। इनकी सारी एजेंसियां भाजपा का कार्य कर रही है, सीबीईडी, आप सब देख लीजिए ना। ईडी जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने कार्रवाई की है, दिल्ली में जिस तरह से कार्रवाई की है, अभी तक दोष आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है ईडी। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। आपके कहने का जो आशा है, तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कहने का जो आशा है रवि जी, आपके कहने का जो आशय है कि कमलनाथ जी इसलिए नहीं निकल पाए कि छिंदवाड़ा उनको सुरक्षित रखनी थी, और जिस तरह से मतदान हुआ है, आश्वस्त हो गई है कांग्रेस की छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है, जनता का आशीर्वाद मिल सकता है। तो बाकी वो 5 सीटें जहां कल मतदान हुआ है, हम सीधी की बात करें, शहडोल की बात करें, जबलपुर की बात करें, मंडला की बात करें, तो इन सीटों पर जीत की आवश्यकता नहीं थी कांग्रेस को? निश्चित तौर पर इन सीटों पर भी हम जीतेंगे, क्योंकि आप देखिए, जो विधानसभा चुनाव हार गए, फग्गन सिंह कुलस्ते इनके केंद्रीय मंत्री रहे भाजपा के, और दूसरे वो विधानसभा चुनाव हार गए। तो वहां की जनता ने स्पष्ट तौर पर उनको नकार दिया। और हमारे जो प्रत्याशी थे ओमकार मरकाम, वो पूरे समय क्षेत्र में रहे, वो विधायक रहे तब भी क्षेत्र में रहे, मंत्री थे तब भी क्षेत्र में रहे, उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। लेकिन इनके जो सांसद थे वो 5 साल बाद क्षेत्र में जा रहे हैं। वहीं आप बात कर लीजिए सीधी सीट की, तो सीधी सीट पे इनके जो प्रत्याशी है उनको अपना परिचय देना पड़ रहा है, उनको जनता जानती तक नहीं है। ऐसे प्रत्याशी तो उनको वहां की जनता वोट कैसे देगी? क्योंकि हमारे वहां के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रहे। वहीं आप बात कर लीजिए बालाघाट की, तो बालाघाट में भी इनके प्रत्याशी कहां दिखे, कहां ये 5 साल बाद आते हैं। इनके 5 जगहों पे लोकसभा सीट जहां चुनाव थे, वहां इनके 5 जगहों पर इनके सांसद थे इतने समय से, 5 सालों से, लेकिन उनको जनता ने देखा तक नहीं। अब जब चुनाव का मौका है तो वो जनता के बीच पहुंचे और जनता ने इनको नकारा है। आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा कल 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव थे, उसमें से 5 सीटों पर कई जगहों पर मतदाताओं ने मतदान का विरोध भी किया है। और ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा करते कि हम विकसित भारत में पहुंच गए, विकासशील भारत हो गया, हमने विकास किया, लेकिन वहां सड़क और बिजली की समस्या थी। इस वजह से मतदाताओं ने विरोध किया। तो इतने लंबे समय से इनके सांसद और विधायक वहां से रहे, लेकिन जनता की समस्या को दूर नहीं कर पाए। यहाँ बैठ के बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये कहते हैं हमारा संगठन मजबूत है। उन गाँवों में इनका संगठन क्यों नहीं पहुंचा? उन बूथों पर इनका संगठन क्यों नहीं पहुंचा? तो लगातार जनता इनको आईना दिखा रही है। और निश्चित तौर पर इनका जो 400 पार का नारा है, ये 200 के नीचे आके रुक जाएगा। आप देख लीजिए, सामने आने वाली है। डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही कि जो 6 सीटें पर कल मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का वहां विरोध है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या ये जो रणनीति है, जैसे कि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी या केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सभाएं की हैं, सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में लगभग वो गए हैं, और अब वो विदिशा में सिमट के रह गए हैं, जोताय सिंधिया सिमट के रह गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि खजुराहो सीट से बाहर निकल करके वीडी शर्मा जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो कई जगह जा रहे हैं। मोहन यादव जो हैं 10 दिन तक छिंदवाड़ा में रहे, 2 रात तक छिंदवाड़ा में रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निकलना, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हो उनका अपने घर में घिर जाना, ये चुनाव को किस दिशा में लेके जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सूरज जी, लंबे समय से सत्ता में है और उनके पास नेटवर्क भी है। यह कहीं ना कहीं हो सकता है वर्मा जी को ये बुरा लगे कि जो पार्टी 20 साल से सत्ता में है, 10 साल से केंद्र में है, वो अपने दम पर नहीं चुनाव लड़ सकती है, उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। वह चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, कांग्रेसियों को
वर्मा जी जैसे अच्छे भाजपाइयों को बिल्कुल तवज्जो नहीं मिलेगी। वो वहां से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को ले आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं अपना चुनाव अपने उस व्यक्ति से हारे हैं जो सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे। ये हम लोगों ने कवर किया है। इसको हमने बहुत अच्छे से खूब स्टोरी दिखाई है इसकी। वो हार जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मजबूरी है, अब लोकतंत्र है, ना कोई राजा रहा है ना महाराजा रहा है, जनता भगवान है और जनता के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह दिया गया है कि अगर अपनी उनकी अस्तित्व की लड़ाई है, अगर वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पिछली गलतियां ना हो जाएं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। यही स्थिति लगभग 30-35 साल बाद फिर से महाराजा के साथ जो राजा हैं जो दिग्विजय सिंह जी, वो अपने क्षेत्र में गए हैं। वो भोपाल आए थे, भोपाल में भी बहुत बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति के तहत दोनों लोग अपने अपने वो अपनी साख बचाने के लिए, महाराजा भी अपनी साख बचा रहे हैं और राजा भी। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ तो एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना हुई थी, जिसे अपन दुर्घटना ही कहें, कि दूल्हा कोई और बना था और घोड़ी पे सत्ता के घोड़े पे कोई और बैठ के चला गया। जो परिस्थिति बनी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत भले आदमी है, सज्जन आदमी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, क्योंकि उनको चेहरा बदलना था। उनको ये लग रहा था कि 20 साल से शिवराज जी हैं, अब नया चेहरा लेके आएंगे तो जनता के बीच में, और उसका फायदा भी पार्टी को मिल रहा है क्योंकि वर्क स्टाइल बदली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सूरज जी जो कमलनाथ जी का आपने कहा या शिवराज जी का कहा या बाकी नेताओं का, देखिए मतलब अहंकार किस तरीके, जनता की कोई बात नहीं, एक कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम लेना उचित नहीं है, पूर्व सचिव रहे हैं और प्रवक्ता के रूप में भी हम लोग बरसों से उनसे मिला करते थे। उन्होंने कल दावा किया कि 6 की 6 सीट हम जीत रहे हैं, मतलब परिणाम का इंतजार भी हम नहीं कर सकते, हम गारंटी के साथ 6 की 6 सीट जीत रहे हैं। तो ये मेरा ये मानना था कि जनता जिस तरह से जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कम से कम उसके निर्णय को सिरोधार्य तो कीजिए। दिग्विजय सिंह जी अपने क्षेत्र में, चूंकि रोडमल नागर जी बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है उस क्षेत्र में, और दिग्विजय सिंह जी वहां जब गए थे तो दिग्विजय सिंह जी के उसको काटने के लिए बीडी शर्मा जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरी टीम पहुंची थी। मैं वर्मा जी की उस बात में जरूर सुधार करने का आग्रह करूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सिर्फ अपना पर्चा भरवाने के लिए, खुद के पर्चे भरवाने के लिए ही प्रस्तुत हुए, वो जिनके एक बगल में जो अपने डॉक्टर मोहन यादव थे और बीडी शर्मा जी लोग थे, पार्टी के पदाधिकारी थे। ये पार्टी का अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन वो जिस तरीके से साख बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, ये बताता है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कोई राजा महाराजा, कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। और शिवराज जी भी उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो शिवराज जी को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो अपने क्षेत्र में फंसे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि जो गलती 2023 में दिसंबर में जो गलती हुई थी, उन्होंने 1500 से ज्यादा सभाएं की और अचानक जो है तीसरी चौथी पंक्ति में बैठे हुए एक माननी को उठाया गया और कहा अब ये आपके नेता हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का और पार्टी की ऊपर बैठे लोगों का एक जो वो है परिवर्तन का प्रयास था, उसके तहत हुआ। तो मुझे लगता है सूरज जी की इन सब मामलों को देखते हुए पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है। दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, हर स्तर पर प्रयास करना चाहती हैं। लेकिन मैं सिर्फ रवि जी और वर्मा जी की एक बात का, उसमें हो सकता है आम आदमी पार्टी भी सहमत हो, एक बात पे, ये हमारी जनता है, सब जानती है सर। आपकी कुछ दिन पहले सत्ता आई थी 15 महीने के लिए, कमलनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री थे। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उन सारे मुद्दों पर विधानसभा में एक एक मामले में सबको क्लीन चिट दे दी थी। कभी सिंहस्थ घोटाला नहीं हुआ, कभी व्यापम नहीं हुआ, कभी कोई मामला नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब पे विधानसभा में क्लीन चिट दे दी थी। तो ये बताता है दोहरा चरित्र राजनीतिक दलों का कि सत्ता के लिए सब एक है, बाकी जनता जाए भाड़ में। बिल्कुल, चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहते हो रीना सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगा कि घर में घिरे हुए हैं राजा महाराजा और दिग्गज घर में घिर गए हैं। सभी से आग्रह करूंगा कि समय की सीमा को ध्यान रखते हुए, रीना जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि इस पूरे चुनाव को लेकर के जो परिदृश्य सामने आ रहा है, 6 सीटों पर मतदान हो चुका है, 7 सीटों पर दूसरे चरण में होना है। इस परिदृश्य में यदि सब नेता अपने अपने क्षेत्र में घिरे रहेंगे तो पार्टी का प्रचार कौन करेगा? देखिए, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और भी नेता होते हैं, सिर्फ जो लड़ रहे हैं वो ही नहीं, पदाधिकारी हैं माना वो बड़े पार्टी के, मगर अभी उनको चूंकि अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना है और जीतना भी है, क्योंकि इनका मिशन फेल करना है भारतीय जनता पार्टी का। तो मिशन फेल करने के लिए भी आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ से इन्होंने दिया आलोक शर्मा जी को भोपाल से, तो आलोक शर्मा जी को सब जानते हैं, उनकी छवि कैसी है, झुग्गी बस्ती तोड़ने
के सिवाय उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ उनके शासन महापौर के रहते इतनी बीमारियां फैली कि कितने लोगों की जानें गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, झुग्गियां चाहे गर्मी हो और चाहे भयंकर ठंडक हो, हर समय विस्थापित की गई, तोड़ी गई, और जनता कहाँ जाए इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। समय की सीमा है तो मतलब ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हाँ। और ये जनता जानती है। हाँ। इस बार जनता को मौका मिल रहा है, जनता जरूर जवाब देगी और इसलिए अपने क्षेत्र में रहना पड़ेगा। जी सचिन जी, मैं झुग्गी बस्ती वालों के लिए लड़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ उनकी पीड़ा की सर्दी में झुग्गियां तोड़ दी गई, भयंकर गर्मी में झुग्गियां तोड़ दी गई, पानी में झुग्गियां तोड़ दी गई। प्रदेश स्तर की चर्चा कर रहे हैं, चूंकि समय की सीमा है। सचिन वर्मा जी, आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि यदि ये जो चुनाव का परिदृश्य अभी सामने आया, आरोप लगा कि भाई पहले से सब कुछ तय है और जिन सीटों पर मतदान हुआ, मतदान के प्रतिशत को देखते हुए विपक्षी दल आश्वस्त हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ, ऐसी स्थिति में अगले चरण की तैयारी? देखिए, अब परफॉर्मेंस की राजनीति का एक समय आ चुका है। जो भाजपा है वो परफॉर्मेंस की राजनीति कर रही है। अब जो गवर्नमेंट की जो रेटिंग है, हाँ। वो रेटिंग जनता तय करती है कि गवर्नमेंट को कितने पॉइंट दिए जाएंगे, क्या रेटिंग उसको दी जाएगी। ये टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है कि अब जनता जो है वो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। जनता गवर्नमेंट के कामों पर उसको एक जो है आशीर्वाद, जन आशीर्वाद के रूप में देती है। कई एप्स बनी हुई हैं जिसपे जनता जो है रेटिंग करती है सरकार की। और जो एक गुड गवर्नेंस का एक जो मॉडल मोदी जी ने इस देश में लागू किया है, और 10 सालों में जिस तरह से पर कैपिटा इनकम जो है 35% से ज्यादा बढ़ी है, तो उसको देखते हुए अब जनता जो है वो सरकार के काम को अप्रिशिएट कर रही है। जनता में जो है मोदी जी का जो है पर विश्वास एक स्थापित हुआ है, और इसीलिए जनता जो है भाजपा को लगातार आशीर्वाद देती है। ठीक है, जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। रवि परमार जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, विपक्ष का चेहरा कौन है? देखिए, विपक्ष अपने लोकसभा प्रत्याशी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो जनता के बीच हमेशा रहे। जनता के बीच मोदी जी तो आएंगे नहीं चुनाव के बाद, जब जनता को वहां की समस्या होगी, मतदाताओं को कुछ समस्या होगी, तो वहां के जो जनप्रतिनिधि है, वहां के जो प्रत्याशी हैं, जो वहां के चुने हुए सांसद होंगे, वो उनकी समस्या देखेंगे। इसलिए हम हमारे लोकसभा प्रत्याशियों के चुनाव पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी बाद में जो चेहरा जो भी डिसाइड होगा उसको सब स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात करती है मोदी की गारंटी, तो आप देख लीजिए 2014 से 2024 तक मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है। और वहीं बात करें मोदी की गारंटी की, तो मोदी की गारंटी में जिस तरह से मोदी जी ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया था 2014 में, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज तक वो रोजगार नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे और हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। आज वो कहां है 15 लाख रुपए, कहां है 2 करोड़ रोजगार? और आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने भ्रष्टाचार खत्म नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार युक्त बना लिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? तो जनता पूरी तरह से देख रही है, जिस तरह से जनता के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी, और जिस तरह से किसानों पर सबने देखा भी किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोलियां चलवाई, तो वो रवि जी, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए सचिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक बात और, जैसे कि अभी रवि परमार जी ने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के भरोसे नहीं, मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रही है। देखिए, रवि जी ने अभी बेरोजगारी की बात की, तो रवि जी को एक फैक्ट मैं बता दूं कि जो EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट्स खुलते हैं देश में, वो 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट जो हैं हर साल खुल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। करीब 4 से 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर आप देश में सेकंड जो है बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर अगर बन रहे हो, देश को बना रहे हो, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। अगर आप थर्ड बिगेस्ट, अगर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है अगर इस देश में, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। अगर आप 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हो, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है करीब 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये जो है ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जिसके बारे में जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। रीना जी 10 सेकंड में अपनी बात रखें। बड़ी आप उस रिपोर्ट पे बात करेंगे, वो भी तो सरकारी आंकड़े हैं ना। रीना जी केवल 10 सेकंड में अपनी बात रखें। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो
पकौड़ा तल रहे हैं बच्चे, उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जो अपने अपने छोटे छोटे एक उन्होंने वो खोल रखे हैं ठेले, कोई अंडा बेच रहा है, पढ़ा लिखा, जब उनसे बात करो तो वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। वो भी सरकार के द्वारा दिया गया है। एक मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जो काम है वो जो है, जो काम है वो सबसे ज्यादा मुद्रा। साहब आप आंकड़े बताना बंद कीजिए, हकीकत की जमीन पे आइए। जो जनता बेरोजगार नहीं है वो जवाब मांगेगी, आपके आंकड़े जवाब नहीं देंगे। जवाब देगी युवा, युवा देगी। पंजाब में आपने कितना रोजगार दिया? आप तो दिल्ली और आपको दिल्ली और पंजाब से परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार दिखा देती है कि आम आदमी गुजरात को बताते हैं, कितना भयभीत है वो, आप बता दो, इसीलिए हर बात की आप बता दो चर्चा में वो आम आदमी पार्टी ले आती है। आम आदमी पार्टी ने दिया ना बेरोजगारी में, पंजाब में रोजगार दिया। रीना सक्सेना जी, सचिन के वर्मा जी, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, ठीक है सचिन के वर्मा जी, रीना सक्सेना जी, आप दोनों से आग्रह है, आप दोनों से समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, ठीक है रीना जी समय नहीं है, समय नहीं है चूंकि हमारे पास। रीना जी समय का ध्यान रखेंगे। रीना सक्सेना जी, हम समय का ध्यान रखते हुए मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी आपसे अंतिम 10 सेकंड में जानना चाहूंगा कि एक तरफ जहां बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की, यदि हम उस परिदृश्य में बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जैसा कि रवि जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, यही दूसरी तरफ कांग्रेस में चेहरा नहीं है लेकिन प्रत्याशियों पर भरोसा किया जा रहा है। बिल्कुल सूरज जी, चूंकि पिछला विधानसभा चुनाव भी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, और ये लोकसभा चुनाव भी मोदीमय है और मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, केंद्र की योजनाओं पे। आपको याद होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई भी राज्य की योजनाओं पे चर्चा कम होती थी, केंद्र की योजनाओं पे चर्चा ज्यादा होती थी। वहीं दोनों हमारे आदरणीयों ने जो बात रखी है, मेरा अपना ये मानना था सूरज जी कि बिल्कुल सही है, वर्मा जी का सोचना उचित है, पार्टी के प्रवक्ता है, रवि जी का सोचना उचित है, रवि जी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन उस समय 40 रुपए की अगर पेट्रोल था और वो बहुत महंगा लगता था, शिवराज जी साइकिल चलाते थे और केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर 300 रुपए वाला कंधे पे लेके घूमती थी, लेकिन आज 1000 रुपए का या 900 रुपए का सिलेंडर उनको सस्ता लगता है। ये उनके आंकड़े हैं, ये सत्ताधारी दल के आंकड़े हैं, ये इनको महंगा लगता है, लेकिन शिवराज जी उस समय भी उसको कैसे कैश कराया जाता है ये जानते थे, इसलिए वो मंत्रालय साइकिल से जाते थे, 40 रुपए के पेट्रोल को महंगा बताकर, और जनता के बीच उसकी अपील का फायदा भी होता था। 14 में बैलगाड़ी में बैठ के जी और साइकिल से जाते थे, लेकिन उसका जनता के बीच में कांग्रेस इन मुद्दों को कैश नहीं करा पाती है, और यही वजह है कि आंकड़े की जादूगरी में वर्मा जी ने जो तथ्य रखे बिल्कुल सच्चाई है कि आंकड़े की जादूगरी में आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत विकास हुआ है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार में 40 रुपए का पेट्रोल महंगा था और आज 108 रुपए का पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं जी। तो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसी डेवलपमेंट की वजह से ये अपने आप को, चूंकि सत्ता आप कोसों आगे निकल चुकी है सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सके। और उन्होंने एक बात कही कि हम हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल सच्चाई है, कांग्रेस काफी पीछे है, क्योंकि परिणाम के पहले कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश और देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस को फिर एक बार तैयारी करके जमीनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब कहीं, नहीं तो खत्म होने की स्थिति बनती नजर आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आपने जो चीजें कही कि आपका अपना विश्लेषण है, और जो बात सामने है कि यहाँ टक्कर यदि है तो जहां एक तरफ बात आ रही है कि जो दिग्गज नेता हैं अपने अपने घरों में घिरे हुए हैं, यदि वो दूसरे क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, वो तब तक नहीं निकल पा रहे जब तक उनके अपने क्षेत्र में मतदान नहीं हो पा रहा है। तो दोनों ही राजनीतिक दलों की क्या स्थिति होगी, वहां जो प्रत्याशी हैं, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का स्तर का जो नेतृत्व लगा हुआ है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास अभी केंद्रीय नेतृत्व से कौन कौन आ रहा है, उन कहाँ कब कहाँ कैसी सभा होनी है, ये प्रोग्राम भी अभी तय होना बाकी है। तो जी, तो यही है सर, एक लोकसभा में इतने लोग हैं भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री, लेकिन कांग्रेस में नहीं। बिल्कुल, तो ये चीजें, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सचिन के वर्मा जी, रवि परमार जी, रीना सक्सेना जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि घर में घिरे हैं राजा और महाराजा। अब
जहां एक तरफ सबकी नजर बनी हुई है राजगढ़ और गुना सीट पर, और राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और गुना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी अपने घरों में घिरे हुए हैं, और दोनों लोकसभा क्षेत्र एक दूसरे से सटे हैं, एक दूसरे से लगे हुए, उसके बावजूद भी ना तो गुना संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जा पा रहे हैं और ना राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ पा रहे हैं। तो अपने अपने घरों में घिर करके अपने किले को कितनी मजबूती से बचा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।